देखिए, ओज़ोन के बारे में आपको कुछ बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। असल में एक लेयर है अर्थ के अराउंड, उस लेयर ने बचा रखा है अंदर के सारी ज़िंदा चीज़ों को। किस चीज़ से? सन की हार्मफुल रेडिएशन से। हार्मफुल मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिससे कैंसर हो सकता है, जिससे प्लांट्स मर सकते हैं, जिससे इंसान भी मर सकता है और अर्थ हो जाएगा बहुत ज़्यादा गर्म। तो हमारे लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता है ये ओज़ोन लेयर। और सोचिए, अगर इस ओज़ोन में पॉल्यूशन पहुंच जाए तो, अगर ओज़ोन को डिप्लीट करा दिया जाए तो, अगर उसके अंदर छेद हो जाए तो फिर तो बड़ी दिक्कत की बात है। इसी के बारे में हम जानेंगे स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन के अंदर। पहले तो हमने पढ़ लिया ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, अब आएंगे उसके नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में, जो कि आपका 15 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक काफ़ी मोटी लेयर होती है। 35 किलोमीटर लंबी लेयर हो गई है, मतलब चौड़ी लेयर। पहले तो ये जान लिए कि ओज़ोन बनता कैसे है और टूटता कैसे, फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन। क्योंकि ओज़ोन भी अपने आप तो प्रकट हो नहीं गया है, कहीं ना कहीं से आया ही होगा ना। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है। हवा के अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है, पता ही होगा आपको। 21% हवा का ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होता है। उस पर जब धूप पड़ती है तो उसकी एनर्जी वो सोख लेता है। होता क्या है, जब बहुत ऊंचाई पर जो ऑक्सीजन होती है ना, लगभग 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर ऊंचाई पे, जो कि आपका स्ट्रेटोस्फेयर हो जाता है, तो वहाँ पर हार्मफुल रेडिएशन भी सन की पड़ती है ऑक्सीजन के ऊपर। तो जब पड़ती है तो अपनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से वो उसको तोड़ देता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को। तोड़ने के बाद क्या बनाता है, दो ऑक्सीजन अलग अलग कर देता है, उसके दोनों एटम अलग अलग हो गए। ये देखिए, यूवी लिखा है ना, यूवी मतलब सनलाइट पड़ने पे। अब यहाँ से दिक्कत शुरू होती है, या कहें तो कि अच्छी बात शुरू होती है। होता क्या है कि ये दोनों ही ऑक्सीजन हो गए हैं अब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं रिएक्ट कर जाऊं, तो बस दोनों ही जो है करते क्या है, ये आपका खाली जो ऑक्सीजन होता है अपने बराबर वाले कोई ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाता है, और चिपकने के बाद बना लेता है ओजोन। बस बात खत्म, इतनी सी बात थी, बन गया आपका ओजोन। किसने बनाया? सनलाइट ने बनाया। पर बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। ये तो हमने देख लिया कि बना कैसे ओजोन, पर होता क्या है कि सनलाइट जो है जब ओजोन पे पड़ती है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि खाली ऑक्सीजन पे ही पड़ेगी, ओजोन पे भी पड़ सकती है सनलाइट, तो इसे भी वो वापस तोड़ देती है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन के एटम में। तो देखा, एक तरह का दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बरकरार रहता है। ऑक्सीजन से ओजोन बनती है और ओजोन से ऑक्सीजन, और इस सब में एनर्जी लगती है। कौन सी एनर्जी? सनलाइट की एनर्जी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाली एनर्जी। इसीलिए वो जो हार्मफुल रेडिएशन है ऊपर ही एब्जॉर्ब कर लेता है आपका ओजोन लेयर, और अंदर तक नहीं आने देता। कितना बचा लेता है हमें? लगभग 99.5% अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है हार्मफुल रेडिएशन, और बाकी का 0.5% हमारे पास आता है। तो इसलिए हम सेफ हैं अभी तक। पर कुछ चीज़ों में ऐसा देखा गया कि ओजोन को नुकसान भी पहुंच रहा है। ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि आसमान में जाते हैं और ओजोन को पिघला देते हैं। उसमें से एक है बड़ा ही खतरनाक सा, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। पहले ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में यूज होता था सबसे ज्यादा, पर धीरे धीरे इसको जो है कम करा गया उसमें से, कि भाई इसे चलाओगे तो धरती गर्म हो जाएगी, क्योंकि ओजोन ही नहीं रहेगा तो वही AC का क्या फायदा। अच्छा, यहाँ पे देख लिए, मैंने लिख भी रखा है कि ऑक्सीजन जो है टूटता है सनलाइट पड़ने से, ऑक्सीजन के 2 सिंगल एटम में, फिर उसके बाद O3 बना लेता है, फिर उसके बाद O3 भी अब्सॉर्ब करता है सनलाइट और तोड़ जाता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के एटम में। बस हो गई आपकी साइकिल पूरी। कभी भी आपसे कोई पूछे कि ओजोन बनता कैसे और टूटता कैसे, तो आप यही चीज बता दिएगा उसे। देखिए, ये होता है आपका CFC मॉलिक्यूल। एक कार्बन है, 2 फ्लोरीन उसमें जुड़े हैं और 2 क्लोरीन जुड़े हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस पे जब सनलाइट पड़ती है ना, तो इसमें से एक क्लोरीन बेचारा अलग हो जाता है और बाकी का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। तो इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं, पर ये क्लोरीन बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस पे गौर से देखेंगे ना, तो इसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी है, ये कहलाती है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब कि एटम के अंदर जितने पहले इलेक्ट्रॉन थे अब भी उतने के उतने ही हैं, पर जो एक उसका आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो अब एक्साइटेड स्टेट पे चला गया है। मतलब कि ये पूरा एटम हो गया रिएक्टिव। ये चाह रहा है कि कहीं ना कहीं मैं कैसे भी करके रिएक्शन कर जाऊं। तो अब ये ढूंढता है आसमान में कि भाई किसके साथ रिएक्शन करूं। तो अंत में दिखता है इसे O3 कि भाई ओजोन है मेरे आसपास में, ओजोन से क्यों ना रिएक्ट कर जाऊं मैं। रिएक्ट करने के बाद बना लेता है ये क्लोरेट, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसने बाहर निकाल दिए। मतलब ओजोन को इसने चेंज कर दिया, या कहें तो पिघला दिया, या कहें तो ख़त्म कर दिया। इसीलिए आपके लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और सिर्फ यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। ये जो आपका क्लोरेट आयन बना है, ये जो क्लोरेट बना है आपका ClO, ये फिर जो एक ऑक्सीजन देखता है आसपास में,
कि अगर कोई मिल जाए तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके खुद अलग हो जाता है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेता है। अब ये फिर से तैयार हो गया नेक्स्ट राउंड के लिए, अब फिर किसी ओजोन को पकड़कर जो है पिघला देगा। और एक और चीज़ अगर आपने गौर करी हो तो ये जो ऑक्सीजन था बेचारा, ये ऑक्सीजन ये ढूंढ रहा था किसी ना किसी को रिएक्ट करने के लिए। सोचो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता, फिर ओजोन बना सकता था फ्यूचर में, पर ये क्या करता है, ये आकर आपका क्लोरेट इससे रिएक्ट कर कर कुछ और ही बना के चले जाता है। अच्छी खासी मेहनत को सनलाइट के बर्बाद कर देता है क्लोरीन। तो इसीलिए ये नुकसानदायक है बहुत ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब बात कर लेते हैं ओजोन के होल की। देखिए अर्थ का जो साउथ पोल है ना, जिसको अंटार्कटिका भी कहा जाता है, ये जो है ना बर्फ से ढकी हुई एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें हज़ारों हज़ारों किलोमीटर तक बर्फ ढकी हुई है। इसके ऊपर की लेयर जो है ना, अभी पता चला है कि कुछ सालों से डिप्लीट होती चली आ रही है। तो इतनी डिप्लीट हो चुकी है कि अब जो है इसको साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, ओजोन होल, कि यहाँ पे एक बड़ा सा छेद हो गया ओजोन में। अब यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, उसकी हार्मफुल रेडिएशन सीधे अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर जो भी इंसान जाएगा उसे कैंसर होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और इसी वजह से यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पहले के मुकाबले। तो बर्फ़ भी इसकी पिघलना शुरू हो गई है। अब आप सोचेंगे कि बर्फ़ पिघलने से हमें क्या दिक्कत है जब वहाँ पे इंसान कोई रहने जा ही नहीं रहा। तो इसका जवाब है कि फ़र्क तो हमें पड़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये थोड़ी मोड़ी बर्फ़ नहीं है, बहुत सारी बर्फ़ है। इतनी बर्फ़ है कि ये सारी पिघल गई तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा ओशन का, और जो भी ऐसे देश हैं जो कि निचले हिस्से में आते हैं वो सब इसके अंदर डूब जाएंगे। अब सोचिए, अब तो दिक्कत की बात है ना। तो बताइए कहाँ पे है ओजोन लेयर आपका, मतलब होल आपका अंटार्कटिका में। कब ढूंढा गया था? 1980s में, 1980 के आसपास में। पूरे साउथ पोल में ऐसा देखा गया है ओजोन का एक बड़ा सा छेद। अंटार्कटिका मतलब साउथ पोल ही कहते हैं उसको। एक होता नॉर्थ पोल ऊपर का, एक होता साउथ पोल नीचे का। अब आपके मन में ये ज़रूर आ रहा होगा कि भाई वहाँ पे ना तो कोई पॉल्यूशन होता साउथ पोल के ऊपर, और ना ही वहाँ पे कोई इतनी गर्मी पड़ रही है, ना ही वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि वहाँ पे ओजोन के छेद होने का कुछ हमें रीज़न पता चले। तो क्यों है ऐसी जगह पे, क्यों है ओजोन होल? वो तो किसी बड़े शहर के आसपास होना चाहिए ना, जहाँ पे फैक्ट्री हो, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हों, कि पॉल्यूशन जाकर ऊपर जाकर CFC मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, ओजोन को पिघला दे रहे हैं। पर साउथ पोल पे ही क्यों, जहाँ पर इसकी कोई उम्मीद नहीं? तो साइंटिस्ट भी इस बात को लेकर बड़े परेशान थे। तो धीरे धीरे रिसर्च हुई और पता चला कि वहाँ के तो कंडीशन कुछ यूनिक ही है बिल्कुल, किसी और रीज़न की वजह से वहाँ पे ओजोन होल हुआ है। रीज़न वैसे पोल्यूशन ही है, पर एक अलग तरीके का। कहते हैं कि वहाँ की हवा में, देखिए ये सारा जो मैकेनिज़्म मैं आपको बताऊँगा, इसे आप समझने की कोशिश करिएगा, रटने की इसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NCERT भी आपसे यही चाहता है कि आप अलग अलग सिनेरियोज़ को समझ लें थोड़ा सा, कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती है नेचर के अंदर। खाली यही पॉल्यूशन थोड़ी है, ऐसे हज़ारों अलग अलग तरह के केसेस हो सकते हैं जहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें पॉल्यूशन बनकर एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं। तो उसकी बस आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये आपको इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ की हवा में ना ClO क्लोरेट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, मतलब ठीक ठाक अमाउंट में मिल जाता है वहाँ की हवा में। साथ में नाइट्रेट भी मिलता है, मतलब NO2, ये भी एक तरह का पॉल्यूटेंट है। दोनों मिलकर ये बना लेते हैं आपका एक मॉलिक्यूल। इसे आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा यही पॉल्यूशन की जड़ है ओजोन के बारे में अगर बात करें तो। फिर उसके अलावा आपके जो है आसमान के अंदर क्लोरीन का फ्री रेडिकल भी घूमता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसे जब हवा में मीथेन गैस मिलती है, और मीथेन एक तरह का पॉल्यूटेंट है हवा के अंदर, तो दोनों मिक्स होकर ये CH3 बनाते हैं और HCl बनाते हैं, जो कि एसिड होता है एक तरह का। अब देखिए, अब बात शुरू होती है यहीं से। ये आपका जो मॉलिक्यूल बनाता ना, ये मॉलिक्यूल ये एक ख़ास मौसम में जो है ना अपनी रिएक्शंस करने लगता है। वो मौसम कब आता है? कहते हैं कि स्प्रिंग का जो मौसम होता है, गर्मी से ज़रा सी पहले साउथ पोल में एक अलग तरीके के बादल बनते हैं, जिसको बोलते हैं हम पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। यहाँ पे लिख भी रखा है। इन क्लाउड्स में ऐसा क्या खास होता है कि ये जो है ना एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं जिसमें ये आपका मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाता है। कभी तो रिएक्ट करता है ये पानी के साथ और बना लेता है हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, और साथ में बनाता है नाइट्रिक एसिड। तो कभी यही मॉलिक्यूल जो है आपका रिएक्ट कर जाता है HCl के साथ, क्योंकि HCl सोचिए हवा में कहाँ से आया, HCl यहाँ पे बनाता ना आपका HCl, समझ रहे हैं? तो मतलब कि HCl डायरेक्टली पॉल्यूशन नहीं है, पर इनडायरेक्टली ये पॉल्यूटेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये HCl के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन बनाता है और नाइट्रिक एसिड बनाता है। अब देखिए यहीं पे असली खेल शुरू होता है। ये दो जो कंपाउंड देख रहे हैं ना आप, हाइपोक्लोरस एसिड और क्लोरीन एटम, यही दोनों सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए। इन दोनों कंपाउंड में
जब सनलाइट पड़ती है तो अपनी एनर्जी इसे देता है सनलाइट, लिखा ना एच न्यू, मतलब कि सनलाइट। और कौन सी एनर्जी देता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एनर्जी, जो एनर्जी इन्हें तोड़ देती है इन मॉलिक्यूल्स को। देखिए हाइपोक्लोरस एसिड को जब वो तोड़ता है तो क्या बनता है? OH बनता है फ्री रेडिकल वाला और क्लोरीन बनता है फ्री रेडिकल वाला। अब देखिए क्लोरीन से याद करिए कि क्लोरीन क्या करता है, कितना हार्मफुल रहता है ये ओजोन के लिए। तो बस ओजोन पिघलाना शुरू कर देगा आपका ये क्लोरीन, क्योंकि ये देखिए फ्री रेडिकल वाला है ना, हाइपर एक्टिव, तो जाएगा और पिघलाना शुरू कर देगा ओजोन को। जबकि दूसरी तरफ आपका जो क्लोरीन बनाता, क्लोरीन भी जो है सनलाइट के इफेक्ट में टूट जाता है और 2 फ्री रेडिकल वाले क्लोरीन निकाल लेता है। अब ये क्लोरीन भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, एक जहर की तरह काम करता है, ये ओजोन को पिघला के रख देता है बिल्कुल। तो इसीलिए इतना बड़ा होल आपको दिखता है साउथ पोल पे। आप मुझे बताइए कि ओजोन लेयर अगर ना हो या फिर वो डिप्लीट हो जाए तो उससे हमें क्या नुकसान पहुंचेगा? ज़्यादा कुछ नहीं, जान चली जाएगी बस। क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिख रखा है, एजिंग ऑफ स्किन, स्किन आपकी जो है टाइट होने लग जाएगी, पुरानी होने लग जाएगी। कैटरैक्ट क्या होता है? आंखों के ऊपर एक लेयर सी जम जाती है। इसके लिए बोलते हैं कि बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कि आपकी आंखों पर पड़ेगी अगर ओजोन नहीं होगा तो। फिर सनबर्न, उस पर हमें इतनी दिक्कत शायद ना भी हो, पर जो कि वाइट स्किन वाले होते हैं, जो कि आपका यूरोप में और अमेरिका में रहते हैं, उनको दिक्कत हो सकती है थोड़ी। बाकी स्किन कैंसर तो सबके लिए ही मुसीबत है, इसमें जान वान भी जा सकती है और इसमें बहुत सारी फिशरीज भी मर सकती हैं। प्लांट्स को नुकसान पहुंचता है, प्लांट के जो प्रोटीन्स होते हैं ना, उन प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने में दिक्कत आ सकती है और सेल म्यूटेशन हो सकती है। सेल म्यूटेशन सोचिए कितना नुकसानदेह होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो एक रेड ब्लड सेल होता है ना, वो अगर ठीक से सिंथेसाइज नहीं हो पाता बॉडी के अंदर तो कह देते हैं कि भाई आपको ब्लड कैंसर हो गया है, और उसके बाद इंसान का बचना बहुत बहुत मुश्किल है। तो सोचिए सेल म्यूटेशन कितनी खतरनाक चीज़ है, हमारे बॉडी में हो जाए तो जीना तो बहुत मुश्किल है, और ऐसे प्लांट्स में भी होगा तो उनका भी जीना बड़ा मुश्किल। और इसके अलावा इवेपोरेशन, कि पानी बहुत ज़्यादा उड़ जाता है सरफेस के ऊपर से, पानी की कमी हो जाती है। स्टोमेटा के अंदर से प्लांट के पानी इवेपोरेट भी बहुत जल्दी जल्दी होता है फिर, जिससे कि प्लांट सूखने लग जाता है। उसके अलावा जो है सॉइल का मॉइस्चर वो भी कम होता है, जिससे उपजाऊपन में भी दिक्कत आती है, उसके ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहता फिर वो। और एक छोटी सी अगर बात कहें तो पेंट वगैरह आप अगर कराएंगे अपने घर के ऊपर या रेलिंग के ऊपर तो वो भी जल्दी फेड होने लग जाएगा, क्योंकि सूरज की किरणें पड़ेंगी ना उस पर हार्मफुल, तो उसे वो फेड कर देंगे जल्दी। तो अभी तक आप समझ चुके हैं कि ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन क्या होता है पिछले वाली वीडियो में। अब आप समझ चुके हैं कि स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ पे हमें ध्यान देना है, वो है ओजोन। क्यों? इसके अलावा कुछ हमें क्यों नहीं समझना? क्योंकि इतनी ऊंचाई पर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर शुरू ही होता है 15 किलोमीटर के बाद, तो इतनी ऊपर तो कोई रहने जाता भी नहीं, क्योंकि 15 किलोमीटर तो बहुत बहुत ऊंचा हो गया ना। माउंट एवरेस्ट आपका 8.5 किलोमीटर पर ख़त्म है, तो इतनी ऊपर थोड़ी ना कोई रह सकता। तो इसलिए बाकी चीज़ों पर हम इतना ध्यान नहीं देते, पर ओजोन डिप्लेशन एक बड़ा कारण है। वहाँ के ऊपर जो पॉल्यूशन है जिसके लिए हमें परेशान होना चाहिए, वो है ओजोन लेयर के ऊपर हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स का असर। तो अब आपसे अगर कोई भी पूछे कि क्या होता है ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन और क्या होता है स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन, या ओवरऑल आपसे कोई पूछे कि एटमॉस्फेयर के अंदर पॉल्यूशन क्या होता है, तो आप अच्छे से उसका जवाब दे सकते हैं।